साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम आईसीएमआर जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हमने लगभग डिस्कस कर लिया है। अब हम आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट की तरफ चलेंगे और अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका सेक्शन सी का बायोकेमिस्ट्री पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को मैंने उठाया है कि जो आप सरलता के साथ क्वेश्चन कर सकते थे, एक झटके में कर सकते थे और जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से क्वेश्चन आए थे और जिस टॉपिक्स को कह सकते हैं कि हमारे चैनल पे कवर किया जाता है, उसके आस-पास के जो क्वेश्चन थे, उनको पर्टिकुलर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बहुत ही सरलता के साथ और सहजता के साथ इस पूरे वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कहाँ पे गलती किया। नए स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैसे अप्रोच रख सकते हैं और आप इस चैनल पे जुड़े हैं या अगर आप पहले से भी जुड़े थे, चैनल को हल्के में लिया है, तो भी आपको समझ में आएगा कितने कंटेंट जो हैं, वो इस चैनल पे अवेलेबल हैं, जो आप वॉच आउट करके ऐसे क्वेश्चंस को सरलता के साथ आप आंसर कर सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो कि ऑलरेडी हमने पहले ही जो कि आपका 2023 के जब हमने आईसीएमआर की तैयारी कराई थी, उस टाइम पर ही मैंने कवर कर दिया था। और ये जो पर्टिकुलर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इनका एक पर्टिकुलर सेपरेट लेक्चर है, आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर डिजीज होती है, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम में एनीपोलाइडी की वजह से होता है। बाकी आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एनीपोलाइडी के लिए बताया भी था कि ए से एनीपोलाइडी और ए से एनिमल, ये जो पर्टिकुलर चीज होता है एनिमल में देखने को मिलता है। और एक वर्ड होता है जो आपका पॉलीपोलाइडी होता है, जो कि आपका कॉल्चिनिन करता है, जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कॉल्चिनिन पॉलीपोलाइडी करता है और जो पॉलीपोलाइडी कंडीशन होती है, वो मोस्टली आपको प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो पी से पॉलीपोलाइडी, पी से प्लांट याद रखिएगा, ए से एनीपोलाइडी, ए से एनिमल। एनीपोलाइडी में क्या होता है कि आपका क्रोमोसोम का नंबर या तो कम हो सकता है और या क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा भी हो सकता है। तो क्लाइनफेल्टर में आपका ज्यादा हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम में आपका क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है। तो यानी कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, वो आपका सेक्स क्रोमोसोम एनीपोलाइडी है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, वो आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग के लिए, जो कि मैंने आपको पहले से बोल के रखा है, ये एक ऐसा चीज होता है कि जिस पर आपको टूट पड़ना है। आपको ये सारी टेक्निक्स आती थी तो भी आप कर सकते थे, नहीं आती थी तो अगर आपने केवल और केवल बेसिक बायोलॉजी में अगर आपने डीएनए पढ़ा होगा, तो डीएनए में आपने हिस्टोरिकल इवेंट में आपने वाटसन क्रिक का नाम पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सरलता के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जब आप वाटसन क्रिक का मॉडल पढ़ते हैं, वहीं पे आपको पढ़ना पड़ता है विल्किंस और फ्रैंकलिन, क्योंकि जो इन्होंने डीएनए का डबल हेलाइकल मॉडल प्रेडिक्ट किया था, वो विल्सन एंड फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रेडिक्ट किया था। और उन्होंने जो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वो आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का यूज किया था, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज किया था। तो अब इस क्वेश्चन को आप चाहे टूल्स टेक्निक की वजह से सॉल्व कर लीजिए कि आपको बाकी चीजें पता है, नहीं पता है तो बेटा जी आपको क्या करना है, क्रिस्टलोग्राफी डी रखा है, एक ही ऑप्शन में एक्सरे रखा है, तो डी का थर्ड मिलाओ, एक ऑप्शन में आपका रखा है, आपका आंसर सॉल्व हो गया। बाकी फर्दर के लिए क्रोमेटोग्राफी आपका पीएच बेस्ड होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप वेवलेंथ के बेस पे करते हैं, और स्पेक्ट्रोमेट्री जो होता है वो आपका आयोनाइजेशन बेस्ड टेक्निक होती है। तो अगर आपने इतना किया है तो भी आप कर सकते थे, नहीं आता था तो भी जो मैंने आपको डीएनए वाली स्टोरी बताई, वहां से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन आपका एक बहुत ही बेसिक डिफिनेशन, जो ऑर्थोलॉग, पैरालॉग, एनालॉग, इस पर्टिकुलर डिफिनेशन को हमने कई जगह पे समझा है। जहां पे हम ग्राफ्ट की बात करते हैं, वहां पर भी हमने कई बार चर्चा किया था कि आपका एलोग्राफ्ट क्या होता है, जीनोग्राफ्ट क्या होता है, ऑर्थो वर्ड भी जब आप प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ते हैं, पैरा वर्ड पढ़ते हैं, तो ये चीजें वहां से कोरिलेट होती हैं। क्वेश्चन था डिफ, मतलब कह सकते हो कि सीधा एग्जामिनेशन में आप ये बोल सकते हैं कि सीधा इन्होंने डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि टू होमोलॉगस दैट आर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट स्पीसीज में होते हैं, तब इनको हम क्या कहते हैं। तो ये जो आपका होता है ऑर्थोलॉगस, इस वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं। तो डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, करना चाहिए था। नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से क्वेश्चन, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी कवर है, जब हमने आईसीएमआर जेआरएफ 2022 की तैयारी की थी, वहां पे मैंने आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ाया था। और मैंने आपको इसी एग्जाम के लिए भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था कि एसटीडी जरूर पढ़ के जाइएगा। और वहां पे मैंने ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को भी मैंने आपको बताया है। और इसी में ही जब हम बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, तो सहेली का नाम आता है, जो कि सीडीआरआई का प्रोडक्ट है। इसको भी हमने कई बार चर्चा किया है और एनसीईआरटी में ये लाइन दी गई है, तो इसी वजह से ये हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा नहीं है, तो आपका रिदमिक मेथड आता है, बहुत सारी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आती हैं, वो होती हैं, विथड्रॉल मेथड होता है, लेकिन कॉलिसिस्टेक्टोमी जो होता है वो नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्स होगा। बाकी आप चाहे तो कॉलिसिस्टेक्टोमी एक तरीके का ये आपका गाल ब्लैडर वगैरह से रिलेशन होता है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब भी आप टॉमी वर्ड का यूज करते हैं, तो आपने क्या किया है, सर्जिकल रिमूवल किया है किसी चीज का। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा हिस्टेक्टोमी एक होता है,
अब इसी समय मैं आपको बता देता हूँ, हिस्टेक्टोमी, स्पेलिंग पे मत जाना, बस याद रखना। इसमें क्या होता है कि हम सर्जिकल रिमूव करते हैं यूट्रस को, क्योंकि यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्रा बोलते हैं। तो ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, एक और मैचिंग का क्वेश्चन, जो कि हमने बार बार बोला कि अभी सेक्शन बी में तो उन्होंने कंप्यूटेशनल मेथड बोल दिया था, जो कि मैं एक झटके में थोड़ा सा जल्दी पढ़ने के चक्कर में मैंने वहां पे वो वर्ड नहीं देखा था, बट फिर भी मैंने उसको टेलीग्राम पे करेक्ट कर दिया है। बट इस जगह भी उन्होंने इस चीज को घुमाते हुए क्वेश्चन पूछा। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नोटिस करेंगे, जब मैं आगे बायोटेक और बायोलॉजिकल साइंसेस के क्वेश्चंस को जब मैं डिस्कस करूंगा, तो वहां पे उन बच्चों को बहुत फायदा हुआ है इस पर्टिकुलर पीवाईक्यू के क्वेश्चन से। तो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को जब हमें प्रेडिक्ट करना होता है, तो उसके लिए 3 टेक्निक जो हमको पता है, एक आपकी एनएमआर है, एक आपकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, और एक आपकी क्रायो इलेक्ट्रॉन मेथड है। ठीक है, ये 3 टेक्निक यूज करते हैं। तो सी का 4 लगा दीजिए, हालांकि 2 ऑप्शन में रखा है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए हम सर्कुलर डाइकोरिज्म का यूज करते हैं, तो यानी कि बी का फर्स्ट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में रखा है, तो ये आपका आंसर बन गया। इसके बाद एलाइजा, जो कि बहुत ही प्रिडिक्टेड टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा गया है कि इज नॉट यूज फॉर टैग द सेकेंडरी एंटीबॉडी फॉर यूज इन द एलाइजा। अब जब भी आपको पता होगा, अभी हमने जब डिजीज बायोलॉजी पढ़ा था, वहां पे हमने एएलपी का जिक्र किया था, एल्कलीन फॉस्फेटेज, जो कि रिकेट्स में जिक्र आया, बोन में जिक्र आया। और जब भी जिक्र आया, मैंने बोला कि एल्कलीन फॉस्फेटेज और कहां पढ़ा है, तो मैंने वहां पे आपको बताया भी था कि एल्कलीन फॉस्फेटेज हमने एलाइजा में पढ़ा है। तो आपको लिटरेचर में किसी भी बुक में मिल जाएगा। आपका जो सेकेंडरी एंटीबॉडी एलाइजा में होती है, वो आपकी एलपी होती है, हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज होता है। ठीक है, और थोड़ा सा जब आप मॉडिफिकेशन में जाते हैं, तो आपका एलेक्सा फ्लोर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल्स का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं एलाइजा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो आपका कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल होगा। नेक्स्ट, टेसैक डिजीज। डिजीज बायोलॉजी में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, और डिजीज में भी मैंने आपको बताया था कि टेसैक आपके 2 वर्ड से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे GM2 का रिसेप्टर खराब हो जाता है, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, इसमें आपका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, पैरालिसिस होती है, ब्लाइंडनेस होती है। तो कह रहा है कि एक एंजाइम यहाँ पे नहीं है, वो कौन सा एंजाइम है, तो वो पर्टिकुलर आपका हेक्सोसा एमिनिडेज ए है। बहुत ही बोनस क्वेश्चन मैं कहूंगा, इस प्लेटफॉर्म से अगर आप गए हैं, तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन करना चाहिए था, ऑलरेडी हमने इसकी चर्चा की हुई है। नेक्स्ट आपका फोटो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन है, C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक साइकिल को और क्या हम बोल सकते हैं। तो आपको पता है, C2 साइकिल को हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, पहला ऑप्शन रखा है। यानी कि करेक्ट मुझे चाहिए, तो ए मुझे चाहिए ही चाहिए, तो 2 ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हो गए। कैल्विन बेंसन हम इसको नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फोटो रेस्पिरेशन की कहानी इसीलिए आई, क्योंकि जो आपका रुबिस्को एंजाइम था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, ना कि CO2 के साथ। राइट, जब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो 3 कार्बन और 2 कार्बन में वो आपका ब्रेक हो गया, इसी वजह से ये आपका हुआ, यानी कि फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो आपका ए और सी होगा। बाकी रिडक्शन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हम नहीं बोलते हैं, ये आपको पता होगा। ये अभी जो बी सेक्शन में क्वेश्चन आया था, जिसमें हमने कैल्विन साइकिल को बोला था, कि उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे इनडायरेक्टली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे रन होता है। राइट, फिर जेनेटिक कोडॉन आप आईसीएमआर और डीबीटी के कह सकते हैं कि उनके फेवरेट टॉपिक है, कि यहां से क्वेश्चन बनता है। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि जेनेटिक कोडॉन क्या है। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ट्रिपलेट सीक्वेंस है, जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है। आपको पता है, AUG UUU, ये आपका फेनाइलएलानिन के लिए है, ये आपका मेथियोनिन के लिए है। तो इस तरीके का जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को कोड करता है। फर्दर एक और क्वेश्चन, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जब हमने ASRB के लिए पढ़ाया था, एग्रीकल्चर नेट के लिए, वहां मेरा एक लेक्चर पड़ा होगा, जहां पे हमने मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात की थी। ठीक है, वहां पे हमने क्लासिफिकेशन भी किया था कि आपके 2 तरीके के होते हैं, एक आपका मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, और एक आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो में आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब आते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट पूछा है, तो जब आप मैक्रो में भी क्लासिफिकेशन करने जाते हैं, तो एक आपका प्राइमरी होता है, एक आपका सेकेंडरी होता है। तो सोडियम और पोटेशियम आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी के लिए, आप हमेशा किसी भी रिएक्शंस में आप देखते हैं। लेकिन पर्टिकुलर मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनको सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट में कवर किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होगा। बाकी पोटेशियम जहां जहां रखा है, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते थे, डुएबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, जो कि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है, वो चार्ज होता है। ये आपका टीआरएनए होता है, अमाइनो एसिड को लेकर आता है। ये भी हमारे चैनल पे कवर है, जहां पे हमने बेसिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ाया है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फर्दर, एंटीबायोटिक का इनहिबिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैंने आपको हमेशा से बोला है कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चार्ट का इनहिबिटर,
एंटीबायोटिक का इनहिबिटर, ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जब भी जिक्र किया है, एक क्वेश्चन भी था, अगर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँ, अगर आपने डीबीटी जीआरएफ का जो मेरा एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे लक्ष्य डीबीटी जीआरएफ नाम से है, जहाँ पे 100 वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां पे एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराया है जो कि आपके डीबीटी 2018 या 2017 में पूछा गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। वहां पे उन्होंने यही सब कहानी पूछा था। तो 2 एंटीबायोटिक मैंने आपको बताया भी था जब भी मैंने जिक्र किया है। एक आपका क्लोरमफेनिकॉल होता है और एक आपका साइक्लोहेक्सिमाइड होता है। उस क्वेश्चन में यही सारी कहानी थी कि कौन सा एक पर्टिकुलर को यूकैरियोटिक को इनहिबिट करेगा। चूंकि क्लोरमफेनिकॉल एंड साइक्लोहेक्सामाइड दोनों का मोड ऑफ एक्शन मोर और लेस सेम होता है। बस क्लोरमफेनिकॉल क्या है इसको याद रखिएगा, क्लोरमफेनिकॉल पी से याद रखिएगा, ये आपका प्रोकैरियोट्स के लिए होता है। और साइक्लोहेक्सामाइड में एच से ह्यूमन याद रखिएगा, और ह्यूमन जो है वो यूकैरियोट में आता है, तो ये यूकैरियोट्स के लिए होता है। बस बाकी सब कुछ सेम है। और एक एंटीबायोटिक जो हम हमेशा जिक्र करते हैं वो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, जो कि आप याद रखिएगा ये हमेशा मिस रीडिंग करता है। मतलब जो आपका कोडॉन की रीडिंग होती है इसको गलत तरीके से रीड करता है। इसको हम मिस रीडिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन का एस को एस से कोरिलेट कर लीजिएगा। अब यहां पर आपसे मैचिंग में पूछा था, कुछ भी नहीं करना है, साइक्लोहेक्सिमाइड की तरफ आप जाओगे तो चूंकि पहले ही ऑप्शन में रखा है कि ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को ब्लॉक करता है ऑफ द 80S, जो कि आपके यूकैरियोटिक राइबोसोम में होता है, लेकिन नॉट द 70S राइबोसोम यानी बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को नहीं ब्लॉक करता है। क्लोरमफेनिकॉल इसी का वाइस वर्सा आपका हो जाएगा, यानी कि सी का फर्स्ट अगर मैं देखना चाहूं तो आपको पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। बी जो है, अगर मैं बी की बात करता हूं तो ये आपका सेकंड में ही आपको मिल जाएगा। प्रोटीन की सिंथेसिस बैक्टीरिया में ब्लॉक करेगा लेकिन यूकैरियोट्स में नहीं करेगा। टेट्रासाइक्लिन आपके ए साइड पे ब्लॉक करेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये आपका एक बेसिक ट्राइसैकेराइड है जो कि क्या करता है, मिसरीडिंग ऑफ द जेनेटिक कोड करता है इन द बैक्टीरिया एट लो कंसंट्रेशन दैट इनहिबिट इनिशिएशन एट हाई कंसंट्रेशन। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन याद रखिएगा, बहुत ही पेट क्वेश्चन मैं कहूंगा, जो कि तोड़ मरोड़ के इधर उधर से इन्होंने अपने क्वेश्चन को फ्रेम किया है, जो कि डुएबल क्वेश्चन था, करना चाहिए था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में हाइपरकैलमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक कंसर्न है जो कि रीनल फेलियर कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। तो कौन से हार्मोन जो होता है उसका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसके भी एक्सप्लेनेशन जो कि हमने इस पर्टिकुलर सेशन में डिजीज बायोलॉजी को बहुत जबरदस्त तरीके से कवर किया था। तो अगर आप उस पर्टिकुलर वीडियो की तरफ हमारे जाएंगे तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जहां पे हमने बोन एंड कार्टिलेज रिलेटेड डिसऑर्डर या मिनरल एसोसिएटेड डिफिशियंसी कवर किया था। वहां पे आपको मिल जाएगा हाइपरकैलमिया और हाइपोकैलमिया। और इसी तरीके से जब सोडियम की डिफिशियंसी थी तो हमने हाइपोनाइट्रीमिया वर्ड वगैरह आपको समझाया था। इसी में ही एक आपका था, मैंने हाईलाइट भी यहाँ पे किया है कि हाइपरकैलमिया कंडीशन होती है, ये आपका ऑब्जर्व होता है रीनल फेलियर कंडीशन में एडिनोकॉर्टिकॉइड इफिशियंसी इन सफिशियंसी। अब एडिनोकॉर्टिकॉइड का मतलब क्या हो गया, जो कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलती है। एड्रीनल ग्लैंड से आपके कॉर्टिकॉइड से जो निकलती है वो आपकी एल्डोस्टेरॉन होता है। बाकी चूंकि इन्होंने एड्रीनल ग्लैंड के में और अगर आप कंफ्यूज हो सकते थे तो आप एड्रीनलिन या नॉन एड्रीनलिन से हो सकते थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एल्डोस्टेरॉन होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंटेंट्स आपको पढ़ाए गए थे जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे गए। तो थोड़ी बहुत चीजें तो बेटा जी आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपके रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का है, और मैं बार बार कहता हूं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो कि आप रिसर्च में अगर आप आना चाहते हैं, बच्चे हमेशा कैंसर 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 बोलते रहते हैं, बट कुछ डिजीज ऐसी हैं या कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनका आज भी ये बहुत अपने में महत्व है, जिसमें से एक आपका रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी आता है। ठीक है, जिसमें सरकार को भी बहुत जरूरत है कि इस पे अच्छे से शोध कार्य हो सके। दैनिक जीवन में भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक तौर पे भी अगर आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो इनफर्टिलिटी या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, तो इसमें निरंतर शोध होने की आवश्यकता है। तो उसी के क्रम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि प्रोजेस्टेरॉन कोऑपरेट विद एस्ट्रोजन टू प्रिपेयर एंड मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड ओवम। बिल्कुल सही बात। जो आपके ओवरी से अगर मैं बात करता हूं तो आपके 2 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन जो कि एस्ट्रोजन के साथ मिलके क्या करता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है उसको क्या करता है, मेंटेन रखने का प्रयास करता है। अगर स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है और ओवम आके यहाँ पे जुड़ना है, यही एंडोमेट्रियम की दीवार होती है जो कि वॉल होती है या लेयर होती है, जो आपके मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो मेरा ट्रू है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन मिलके इसके साथ काम करता है, इसीलिए पी से प्रोजेस्टेरॉन, और पी से हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। बहुत अच्छे से आपको लर्न कराया है, समझाया है, अगर आपने हमारे पीवाईक्यूज को देखा होगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करता हूं कि प्रोजेस्टेरॉन इज ए मेनली सिक्रीटेड बाय द ओवेरियन फॉलिकल्स। अब ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया है। कैसे गलत कर दिया है, इसके लिए कोई मुझे आपको बहुत बड़ी बुक का रेफरेंस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत बेसिक में अगर मैं लेकर जाऊं तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी उठानी है जहां पे ओवरी चैप्टर दिया गया है, जो कि हमने, अगर आप इसके लिए जाएंगे तो हमने 2022-23 के जो प्लेलिस्ट है वहां पे हमने जब हार्मोन्स को कवर किया है वहां पे हमने इसको पढ़ाया भी है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है और यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि फीमेल में पेयर ऑफ ओवरी होती है, यानी कि 2 ओवरी होती है, एब्डोमेन के पास होती है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो ओवम प्रोड्यूस करता है, एक ओवम प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका एक ओवम रिलीज होता है, 2 स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, यानी कि बेटा जो आपका ओवेरियन फॉलिकल से जो आपका रिलीज होता है वो आपका एस्ट्रोजन है, ना कि प्रोजेस्टेरॉन। अगर इसी ऑप्शन में यहाँ पर इन्होंने अगर प्रोजेस्टेरॉन की जगह एस्ट्रोजन लिखा होता तो मैं इसको सही मानता, यानी कि ये जो है ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। और निकलता कहां से है, अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन की बात करता हूं कि आफ्टर ओव्यूलेशन द रैप्चर्ड फॉलिकल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो सिक्रीट करता है मेनली प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपका कॉर्पस लुटियम से रिलीज होता है। तो आगे के लिए इसको याद रखिएगा। तो यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो मेरा इनकरेक्ट है। तो इसके लिए आपको बस बेसिक बायोलॉजी पता होना चाहिए और आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन जब आईसीएमआर या डीबीटी फ्रेम करते हैं या सीएसआईआर भी, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि ये पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक हैं जिन पे रिसर्च होना चाहिए और बच्चों को भी इनका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जो हमारे कह सकते हैं कि अगर आप किसी गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ऐसे टॉपिक्स पे आपके शिक्षक भी आपसे उतना बात नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि हमारा दुर्भाग्य ही है कि ऐसे टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा बात नहीं होता है, बट चूंकि पर्टिकुलर बातें होनी चाहिए और इसी वजह से जब मैंने चैनल क्रिएट किया तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मैंने सबसे पहले कवर किया है, राइट। तो यहां से क्वेश्चन आपका बन गया। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताना है, जो कि आपके हीमोग्लोबिन से रिलेशन है। अब ये क्वेश्चन भी आपका, चूंकि पोरफायरिन की बायोसिंथेसिस मैंने पढ़ाई है, जहां पे हमने हीमोग्लोबिन की बायोसिंथेसिस आपको पढ़ाई है, वहां पे चर्चाएं बहुत हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने केवल एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे किस तरीके से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो पढ़ते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। और जब हमने आरबीसी और ब्लड पढ़ाया है तो भी हीमोग्लोबिन का जिक्र आया है, तो मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर प्रिडिक्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमें सारे बातें पता ही हो, लेकिन हो सकता है कोई एक मुद्दे की बात हमको पता हो जिससे हम अपने आंसर को ट्रैक कर लेंगे। सही बात है भाई। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। अब करना क्या है, अगर मैं इन सारे स्टेटमेंट्स को देखता हूं तो मुझे एक स्टेटमेंट में दिख रहा है कि हीमोग्लोबिन डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। ये गलत स्टेटमेंट है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ये आईसीएमआर 2022 में पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी ये CO2 से बाइंड करता है। इसी वजह से जब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है तो लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज्यादा होती है, फिर CO2 से होती है, फिर ऑक्सीजन से होती है। तो हालांकि चूंकि वो आपके पार्शियल प्रेशर वगैरह की वजह से आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहता है, इसी वजह से वो हमेशा ऑक्सीजन से ही बाइंड करता है। तो सी मुझे मुझे गलत करेक्ट आंसर्स पहचानने हैं। अब सी जो होगा वो मैं इसको कट कर दूंगा। अब ई मुझे दोनों ही ऑप्शन में रखा मिल रहा है, यानी कि बफर जो है वो हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात। तो ई जो होगा वो मेरा यहाँ पे सही है। तो मुझे ए और बी में पहचानना है, सॉरी ए और डी में मुझे पहचानना है। ए में क्या है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू एंड आउट ऑफ द कैपिलरी फॉलोइंग देयर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बात। आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो पी CO2 और पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, और खास तौर से जब आपने बोर इफेक्ट या हार्डन इफेक्ट, अगर आप बड़े लेवल की बात करते हैं, वहां पे जब आप पढ़ते हैं तो हम वहां पे हमेशा पार्शियल प्रेशर का जिक्र करते हैं। तो यानी कि जो इनका ट्रांसपोर्ट है वो आपके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो ए, बी और ई हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ई होगा। डी वाले में कहा है प्लाज्मा मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक नहीं होता है, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, पर्टिकुलरली वो ब्रेक भी हो जाता है। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो होता है वो आपका ट्रांसफर होता है। तो ये आपका
डी जो होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जिसका बेटर आंसर जो मिलेगा वो आपको ई, बी और ई मिलेगा। सेकंड आंसर जो होगा वो आपका ट्रू होगा। फर्दर एक और क्वेश्चन जो कि आपके बायो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से है, इसका एक मेगा रिवीजन पड़ा हुआ है मेरे तरफ से, जिसको 1 घंटे का वीडियो अगर आप देख कर जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बायो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की प्लेलिस्ट में जाएंगे, 5 या 6 वीडियो जिसमें मैंने मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी वगैरह का जिक्र किया है, वहां पे मैंने इसका जिक्र किया है कि आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वगैरह का। तो क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एसोसिएटेड विद फैसिलिटेड डिफ्यूजन अक्रॉस प्रोसेस में क्या क्या होता है। अब इसमें करेक्ट आंसर आपको पहचानना था। अब मैं इसमें आपको ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत बड़ी चीजें सोचिए, आप एक बस इतना याद रखिए जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि आपके 3 तरीके का प्रोसेस होता है। एक आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक आपका फैसिलिटेड होता है और एक आपका एक्टिव होता है। पैसिव में आपने डिफ्यूजन पढ़ा था, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ स्वतः हो जाता है। फैसिलिटेड में क्या होता है, कोई आपका कैरियर प्रोटीन होता है जो हेल्प करेगा इस पूरे प्रोसेस में। मान लो कि किसी चीज का ट्रांसपोर्ट होना है इधर से इधर, तो कोई प्रोटीन ने इसको हेल्प कर दिया, तो ये इसके साथ में इधर उधर भाग गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में मैंने आपको ट्रिपल ए बताया है कि ए3 वर्ड याद रखिएगा। ए से एक्टिव, ए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए से एटीपी कंज्यूम होगा, यानी कि जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो एटीपी कंज्यूम होगा। और ए से क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब चूंकि यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एसोसिएटेड विद फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तो जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें क्या होगा, पंप्स इस्तेमाल होगा। यानी कि पंप जो आपके होते हैं, मोटर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे पंप की अगर मैं बात करता हूं तो आपको इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको सोडियम पोटेशियम पंप मिलेगा, कैल्शियम पंप मिलेंगे, बहुत सारे आपके मोटर्स पंप भी होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। तो वो पर्टिकुलरली आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पंप नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट मोटर नहीं होगा, यानी कि जो आपका यूनिपोल्टर होगा वो किसी को ले जा सकता है, या कोई आपके आयन चैनल्स होते हैं। तो ए और सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर जो कि मैंने आपको बार बार बोला, जो कि अभी बी सेक्शन में घुमा के क्वेश्चन पूछा था, चूंकि वहां पे उन्होंने कंप्यूटेशनल मेथड पूछ लिया था, मैं भी एक झटके में बता दिया था, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके इन्होंने पूरे प्रोसेस को रखा हुआ था कि दिमाग उलझ चुका था। मैंने वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं देखा था, बाद में मैंने उसको टेलीग्राम पे आपको करेक्ट कर दिया है। यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड पूछा था कि आप यूज कर सकते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी हो जाएगा। बाकी आगे से याद रखेंगे, ये जो 3 मेथड है ये आपके कंप्यूटेशनल मेथड है फॉर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, जहां पे बहुत आसान मैचिंग मैं कहूंगा, जिसमें आप सेंगर साहब से फैमिलियर होंगे। और हमारे साथ आपने जब भी बात किया है तो मैंने आपको बोला है कि सेंगर साहब जो थे इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, सेंगर साहब जो है इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। किन 2 कारणों से नोबेल प्राइज मिला है ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, कि साइंस में वैसे भी नोबेल प्राइज मिलना मुश्किल है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर 2 बार नोबेल प्राइज मिला है तो हमें अच्छे से याद रखना चाहिए। तो सेंगर साहब को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक बार उनको इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए मिला है और दूसरी बार उनको सीक्वेंसिंग के लिए मिला है। तो ये आपका हो जाएगा, ए का फोर्थ लगा दीजिए, एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। एडमंड डिग्रेडेशन आप अमाइनो एसिड के एनालिसिस के लिए पढ़ते हैं, जब आपने बेसिक प्रोटीन केमिस्ट्री अमाइनो एसिड्स पढ़ा होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा एडमंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है, आपका आंसर सॉल्व हो गया। बाकी प्रोटीन माइक्रो अरे से आप प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देख सकते हैं, एंड माइडिटॉफ से आप पेप्टाइड मास फिंगर प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। तो यहां तक कहानी आपकी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि एडमंड डिग्रेडेशन में कौन से केमिकल का आप इस्तेमाल करेंगे और वो किस तरफ से काटेगा, एन टर्मिनल से काटेगा या सी टर्मिनल से काटेगा। अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर इस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। फर्दर एक और क्वेश्चन जो कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका 4 बेस पेयर कटर होता है और जो कट करता है ब्लंट एड प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए भी चूंकि हमने ऑलरेडी आपको डीबीटी बेट जेआरएफ की जब हमने तैयारी कराई थी वहां पे मैंने पढ़ा दिया था। चूंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले से भी बोल के रखा है कि अब ऐसा नहीं कि ये टॉपिक के लिए मैं आईसीएमआर के टाइम पे इसका नाम चेंज कर दूंगा। जब मैंने वहां पे बता दिया कि भैया ये चीज इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी कहीं नहीं बदलती है, तो आप उस बात को सीरियसली लीजिए। बहुत ही सुंदर चार्ट मैंने टीए ब्राउन से उठा के लगाया था और आप देख लीजिए, ऊपर वाले की कृपा भी थी कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। देखिए, आलू 1 को मैंने हाईलाइट किया है, He3 को किया है, क्योंकि मैंने बोला था कि बहुत सारे आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपके स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ब्लंट एंड बहुत कम होते हैं। उसमें आपका समा 1 आता है, आलू 1 आता है, He3 आता है और पीबीयू सेकंड आता है। अब सीधा
सीधा ऑप्शन में यहाँ पे रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट भी मैंने लिखा हुआ था, आलू 1 और HAE3 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना तो भैया एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। फर्दर क्वेश्चन पूछा गया है कि टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, तो ये भी हमने, अब चूंकि आपको कैंसर हमने डिटेल में पढ़ा दिया है, वहां पे हमने जिक्र किया था कि क्रोमोसोम के एंड को मेंटेन करने का कार्य जो होता है वो आपका टीलोमरेज करता है, जो एक तरीके का आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक्सटेंशन ऑफ द क्रोमोसोम टर्मिनाई होगा। तो यहां तक आपकी कहानी हो जाती है। फर्दर एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म स्ट्रिटोरिया। अब ये जो क्वेश्चन है मैं कहूंगा अगर आपने नहीं किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड्स में करना होगा तो दिमाग नहीं क्लिक करेगा इतने प्रेशर में। बट यहां से मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा और रिकॉल कराना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन था जो कि आपके गेट का, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जहां पे हमने 2019 और 20 के पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है बेटा, 20 और 21 के, वहां पे एक मैचिंग में क्वेश्चन आया था कि कुछ आपको एंजाइम्स थे उनके सबस्टेट से आपको मैच करना था। ठीक है, अब इसमें जब आपको मैच करना था तो आपको पता है एक आपका एरेप्सिन होता है एंजाइम जो प्रोटीन के लिए होता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसी तरीके से स्टेप्सिन जो होता है वो आपके लिपिड को लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, यानी कि वो लाइपेज के तरीके काम करता है। तो लाइपेज को हम स्टेप्सिन भी बोलते हैं जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, और एरेप्सिन जो होता है वो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो अगर आप यहां से वर्ड को मैच करना चाहे तो स्टेप्सिन और स्टेटोरिया, तो यानी कि इसका लिंक अगर लिपिड से है, लाइपेज से है, तो इट कैन बी कॉज्ड बाय लिपेज डिफिशियंसी, तो यानी कि डी होना चाहिए। तो डी आपका एक ही ऑप्शन में रखा है, तो ये आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी फर्दर के लिए आप इन जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्दर क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स दैट टिश्यू हैज मल्टीपल एडहेसिव मैकेनिज्म, एनिमल सेल एडहेशन टू बेसल लैमिना मैट्रिक्स इज मीडिएटेड बाय। तो ये जो आपका यूकैरियोटिक सेल्स में जो आपके एडहेसिव प्रोटीन्स होते हैं उसमें बेसिकली आपका इंटीग्रीन होता है। जब आप सेलेक्टिन, इंटीग्रीन, कॉन्सिन, कैथरीन वगैरह पढ़ेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। राइट, तो ये आपकी कहानी हो जाएगी। फर्दर एक और क्वेश्चन जो कि आपके डाउन सिंड्रोम से है, जेनेटिक्स से है, और बेसिक तरीके से जो घुमाया भी नहीं है कि ट्राइसोमी कंडीशन होते हैं इन द, जो आपके डाउन सिंड्रोम में है, ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये प्रोसेस कब हुआ, तो भैया जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, और गैमीट के लिए हम मियोसिस करते हैं, तो प्रॉब्लम कहां आई है, मियोसिस प्रोसेस में आई है जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं डबल स्टार दूंगा, मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किया है। अगर आपने इसको किया तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ दिया तो भी मेरी तरफ से शाबाशी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डिजाइन किया है और ऐसे ऑप्शन सेट किए हैं कि आप मल्टीपल चीजों में क्या कहते हैं ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्या है कि इसमें 36 साल की एक विमेन है जिसको मसल वीकनेस देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर आई मसल्स में खास तौर से है। हर मसल वीकनेस वर्जन बाय फिजिकल एक्टिविटी एंड इंप्रूव विद रेस्ट, सेंसेशन अपीयर नॉर्मल, द वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम। अब इसका कैसे आप आंसर निकाल सकते हैं, तो पहला जो पॉइंट है कि जब भी आप मसल्स में प्रॉब्लम देखते हैं तो यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी उसी के आसपास है। पार्किंसन में भी आपका लोकोमोटरी एक्शन में प्रॉब्लम आती है। माइस्थीनिया ग्रेविस में भी आपका एसिटिल कोलिनेस्टेरेज के रिसेप्टर खराब हो जाते हैं, वो भी आपने पढ़ा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी आपका एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब चूंकि यहाँ पे जब आप इस ऑप्शन को ट्रैक करेंगे तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो या तो आपको पता हो कि भैया एक्स्ट्रा ऑक्यूलर आई जो मसल में प्रॉब्लम आती है वो आपको माइस्थीनिया ग्रेविस में देखने को मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो माइस्थीनिया ग्रेविस होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको कैसे ट्रैक कर सकते थे। पहली बात, तो अगर पार्किंसन होगा तो ब्रेन, भले ही लोकोमोटरी एक्शन में प्रॉब्लम आएगा लेकिन ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी, तो ब्रेन वाला कोई ऐसा सिम्टम दिया नहीं है, तो पार्किंसन आपको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपका डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन में प्रॉब्लम आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो यानी कि वो होगा तो वो अचानक से नहीं अपीयर होगा, वो इनके पहले से ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब बचता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और माइस्थीनिया ग्रेविस। अब चूंकि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो खास तौर से माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो आपका एक तरीके का एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर खराब हो जाते हैं, जिसमें आपके मसल कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है वो बेसिकली आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे विमेन की बात की गई है, तो मैंने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि जब भी हम ऑटो इम्यून डिजीज की बात करते हैं वो विमेन्स में एक्सक्लूसिवली देखा जा रहा है, फीमेल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ज्यादा होता है। तो यानी कि अगर आप इस तरीके से जाते हैं कि विमेन सफर कर रही है तो हो सकता है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपके पास केवल दो बच रही है, माइस्थीनिया ग्रेविस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो चूंकि मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हम माइस्थीनिया ग्रेविस की तरफ जाएंगे।
बट फिर भी बहुत डिसेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो मेरे तरफ से शाबाशी ही है आपको, राइट। फिर इसके बाद क्या है, एक और आपका प्रोटीन डिग्रेडेशन का जो क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैंने आपको कई बार बोल के रखा है कि प्रोटीन डिग्रेडेशन प्रोटेसोम मैकेनिज्म जरूर आप पढ़ के जाइए एग्जाम में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जब आपका एटीपी डिपेंडेंट पाथवे ऑफ द प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है, उसमें क्या सेपरेट एंजाइम्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, बस उनका सीक्वेंस पूछा था। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि E1 जो होता है वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, E2 जो होता है वो कॉन्जुगेट करता है, और E3 जो होता है वो आपका लाइगेज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा। तो यहाँ तक हमने काफी अच्छे से आपको डिस्कस कर दिया है, काफी चीजें आपने सीखा होगा, समझा होगा, कहाँ आपने गलती किया, कहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते थे, कितने जो थे वो हमारे कंटेंट से क्वेश्चन थे, जहां जहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इसी तरीके से अब हम फर्दर और भी ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और भी चीजों को डिस्कस करेंगे, और भी कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी के भी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा, अच्छे से पर्टिकुलर वीडियो को देखते रहिए। कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपनी तैयारी के लिए वापस से इनहेंस करने के लिए आप कंटेंट्स को देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं वो मैंने जिक्र किया हुआ है। बस आपको अपना अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, सही तरीके से उसको सोच के अध्ययन करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।